हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी प्रो में। और देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक नई वैकेंसी को निकाला गया है। और यह नई वैकेंसी जिसको बेसब्री से सबको इंतज़ार था, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, खास करके हमारे झारखंड के युवाओं को, युवा पीढ़ी को, कि झारखंड पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो लीजिए भैया, झारखंड पुलिस की वैकेंसी आ गई है। विज्ञापन संख्या 17/2023 के रूप में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग रिक्ति को निकाला गया, बैकलॉग वैकेंसी दोनों को निकाला गया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन इसमें भर सकते हैं, कब से भर सकते हैं, क्या होगा इसका परीक्षा का स्वरूप, क्या होगा, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, एज लिमिट क्या रखा गया है, सारी चीज़ों को डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले थोड़ी सी दुखद बात यह है कि हम लोगों ने को उम्मीद किया था कि वैकेंसी जो है वो अच्छे खासे नंबर पर आएगी, अच्छे खासे पोस्ट पर आएगी, थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे। लेकिन अभी जो है मात्र 4,899 पोस्ट पर निकाला गया है, लगभग 5,000 से भी कम निकाला गया है, जो कि उम्मीद किया जा रहा था कि लगभग इसके डबल के आसपास वैकेंसी निकलना चाहिए था। लेकिन जिला वाइज वैकेंसी निकाला गया है। और मेल स्टूडेंट के लिए बुरी खबर है कि ज़्यादातर सीटें जो है वो फीमेल के लिए निकाला गया, महिला पुलिस के लिए ज़्यादातर सीटें। ठीक है, कैटेगरी किया गया, हर एक जिला वाइज किया गया है। वीडियो में हम लोग आगे डिटेल्स में देखेंगे। इस पीडीएफ को आप जेएसएससी के ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और इसको आप www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा शुल्क इसमें 100 रुपीज़ है, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 50 रुपये लगेंगे। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होता है। तो यहाँ पे रिक्तियों का विवरण है। रिक्तियों का विवरण हम 1-2 जिला का देख के बाकी को स्किप कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, रिक्तियों का विवरण है, नियमित रिक्ति है। सबसे पहले देख लीजिए, ये रांची जिला में लिए कुल 76 पोस्ट ही निकाला गया है रांची जिला के लिए। ठीक है, और उसके लिए जो नियमित नियुक्ति है तो कोटिवार रिक्ति है, उसको देख लीजिए। अनारक्षित में पुरुष और महिला एक साइड में लिखा हुआ है। तो पुरुष के लिए अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी से 6 गो और महिला के लिए 44 गो। ठीक है, 44 है महिला के लिए, पुरुष के लिए 6। उसी तरह से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए पुरुष वर्ग में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन महिला के लिए 21 गो सीटें है उसमें। एससी के लिए 0-0 है, ना एससी पुरुष का सीट है ना एससी महिला का सीट है। उसी तरह से BC1 BC2 में भी 0-0 है। और जो EWS कैंडिडेट है उनके लिए पुरुष में 3 है और महिला के लिए 2 सीट उसमें है। और इसी के विरुद्ध जो क्षैतिज आरक्षण मिलता है आदिम जनजाति को, उसको 1 सीट है, और खेलकूद कोटा का 2 सीट है। इसी प्रकार से आप खूंटी का रिक्ति देख सकते हैं, 86 है। आप इसको अपने से देख लीजिए कि किस प्रकार है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगर सारी बातों को अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सारी रिक्तियों को अगर बताऊंगा तो स्किप करता हूं। हो गए, देख लीजिए, सिमडेगा जिला से 103 रिक्तियाँ हैं टोटल। ये सभी अभी जो मैं रिक्ति बता रहा हूँ ये सभी नियमित रिक्ति हैं, बैकलॉग इसके बाद आएंगे। गुमला जिला में 12, हजारीबाग में 212, कोडरमा में 42, चतरा में 50, और गिरिडीह में 452, रामगढ़ में 200, बोकारो में 136, धनबाद 337, पलामू 44, लातेहार 112, दुमका 164, जामताड़ा 52, देवघर 343, गोड्डा 46, साहिबगंज 131, पश्चिमी सिंहभूम 322, खरसावां 305। JPTC में कुल टोटल है 10। रेल धनबाद के लिए 244, JWFS नेतरहाट के लिए 14, CTC 52 है। ठीक है, रेल JSR रेल जमशेदपुर में 254 रिक्तियाँ हैं। ठीक है, अब बैकलॉग की बात करते हैं। तो बैकलॉग रिक्ति वैसी रिक्ति होती है जो पिछले वैकेंसी में खाली रह गई है। ठीक है, तो खूंटी में देख लीजिए 27 है, गुमला में 51, लोहरदगा में 123, हजारीबाग 146, कोडरमा 17, चतरा 127, पलामू 148, 18, 50 लातेहार 50, गढ़वा के लिए 4, पाकुड़ में 49, पूर्वी सिंहभूम 288, JPA मात्र 6, और रेल धनबाद के लिए ओनली 43, JWFS के लिए 20, CTC के लिए 20, और रेल जमशेदपुर के लिए 1। तो इतनी सारी सीटें हैं। ठीक है, अभी रिक्ति बनाया गया है इस प्रकार से। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कौन से पोस्ट में या फिर कौन से ज़िला से किस वैकेंसी को भर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी के लिए आप किसी एक ज़िला से भर सकते हैं या फिर किसी एक जगह से भर सकते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए भर सकते हैं, बैकलॉग के लिए भी भर सकते हैं और रेगुलर के लिए भी भर सकते हैं। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि अगर आप लातेहार में भर रहे हैं, ठीक है, तो लातेहार बैकलॉग अगर 50 है और जो नियमित रिक्ति है उसमें सपोज कीजिए कि लातेहार का समथिंग कुछ सीटें हैं
मुझे लातेहार मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूं। लातेहार 112 है, ठीक है। तो वहाँ 50 से 112, तो आप टोटल नंबर ऑफ सीट 50 और 112 पूरा आपके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका सिलेक्शन सिर्फ लातेहार जिला बल से ही होगा, ऐसा नहीं कि आप सभी के लिए भर सकते हैं, ठीक है। अब उसका जब फॉर्म भरिएगा तब आपको ये सभी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो आप इस तरह से फॉर्म इसका भर सकते हैं, रिक्ति के अनुसार आप भर सकते हैं। देख लीजिए जहाँ से ज़्यादा सीटें होंगी या फिर जो जिस जिला से आपको अधिक सुविधा होती है, जिस जिला के बारे में आप जानते हैं, उस जिला से ही फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और ये जो सीट है ये अगर संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, इस पर फेरबदल किया जा सकता है, ठीक है। अब गृह रक्षक के लिए बताया गया है कि गृह रक्षक के लिए प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति में से 50% पद जो है वो सुरक्षित रहेंगे। यह लाभ सिर्फ झारखंड राज्य के पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवानों जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष की सेवावधि 3 वर्ष की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर लिया हो, उसी को मिलेगा 50% का आरक्षण। गृह रक्षक उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गृह रक्षक की शेष रिक्तियां जो है वो गैर गृह रक्षक उम्मीदवारों से भरी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी और शारीरिक मापदंड में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 2% जो है वो आदिम जनजाति के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए मान्य होगा। ये सभी बातें आप देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपका वेतनमान कितना रहेगा, कितना आपको वेतन मिलेगा और किस आपका मतलब कितना जो है आपका शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, वो चीज़ देख लीजिए। तो गृह कारा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये जो आरक्षी संवर्ग का वैकेंसी निकाला गया है, इसमें पे मैट्रिक्स लेवल 3, ठीक है, पे मैट्रिक्स लेवल 3 का ये वैकेंसी है। 21,700 से 69,100 के बीच में इसका वेतनमान होता है और किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आप कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। यानी कि अगर आपने 10 पास कर लिया है तो आप झारखंड पुलिस बन सकते हैं, जिसका पे मैट्रिक्स लेवल होगा 3। 21,700 उसका बेसिक पे है, ठीक है, स्टार्टिंग में, और इसके बाद TADA और अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लीजिए झारखंड खेलकूद वाला में बताया गया है कि उपलब्धि अगर आपका प्रथम या द्वितीय स्थान रहता है तब भी आप उसको उसमें आरक्षण मिल सकता है। अब शारीरिक माप देख लीजिए, तो अनारक्षित यानी जनरल और EWS के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई यानी कि आपका हाइट होना चाहिए, राइट, और 81 सेंटीमीटर का आपका सीना होना चाहिए। उसी तरह से SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर का कम से कम हाइट होना चाहिए और सीना का जो माप होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। BC1 BC2 के लिए भी 160 और 81 ही रखा गया जैसा कि जनरल का है। महिला के लिए सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 148 हो जाएगा होगा, उनका जो छाती का माप होता है दोस्तों वो नहीं किया जाता है। और अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में घुटना का मुड़ा होना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, हियरिंग, स्टेमरिंग, फिर क्या लिखा है ये, बेरिकोसील, हाइड्रोसील, पाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज़ आदि की चिकित्सीय जांच की जाएगी। आयु सीमा की बात करते हैं तो इस पोस्ट के लिए आपका न्यूनतम जो उम्र सीमा का गणना किया जाएगा, उसका जो रेफरेंस डेट रखा गया है दोस्तों वो 1 अगस्त 2023 को रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो भी आपका न्यूनतम उम्र सीमा जो 18 साल है वो 1 अगस्त 2023 तक 18 साल पूर्ण जाना चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी के लिए रखा गया है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग उम्र सीमा है, लेकिन आपका 1 अगस्त 2019 तक, ठीक है, आप उस उम्र सीमा को से ज़्यादा आप नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल से हैं तो आपका 25 साल जो है वो 1 अगस्त 2019 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते। उसी तरह से BC1 BC2 के लिए 27 वर्ष रखा गया है पुरुष के लिए। महिला में जो BC1 BC2 जनरल महिला के लिए 28 वर्ष रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 साल का इसमें एज तक आप भर सकते हैं, 30 साल अगर आप होगा। भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आरक्षण का दावा ये नहीं करता है,
कि आरक्षण आपको मिलेगा ही। आरक्षण का दावा जब भी आप करते हैं तो आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए और इस कैटेगरी में होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्स में एक नहीं 2 वीडियो बना के अपने इस चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या उसका निर्धारित मापदंड है, वो सारा चीज़ मैंने एक वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं परीक्षा का स्वरूप पर। जहाँ परीक्षा का स्वरूप है वह सबसे इम्पोर्टेंट वही है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका परीक्षा का स्वरूप कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। देख लीजिए, फरवरी में आप संशोधन कर सकते हैं, पहले तो आवेदन भर ले उसके बाद संशोधन होगा। देख लीजिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए यानी कि फॉर्म जो आपका भराना स्टार्ट हो गया 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी 2024 से लेकर के 14 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 16 फरवरी तक आप परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर को अपलोड करके प्रिंट आउट आप 18 फरवरी तक ले सकते हैं और 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में अगर आपका कोई त्रुटि हो जाता है फॉर्म भरने के दौरान तो उसको आप सुधार सकते हैं, बशर्ते अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को छोड़ करके सभी चीज़ों को करेक्शन कर सकते हैं। यानी कि आपको विशेष ध्यान देना है अपने नाम पर, जन्मतिथि पर, ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपको विशेष ध्यान देना है। किसी भी परिस्थिति में इन चीज़ों में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए परीक्षा का स्वरूप की बात करते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप का जो सिलेबस होगा, स्वरूप और सिलेबस होगा वो आपका इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा, यानी कि फिजिकल आपका टेस्ट लिया जाएगा, फिर चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, तब जाके आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपको झारखंड राज्य पुलिस नियमावली 2014 में वर्णित प्रावधान के अनुसार आपको क्वालिफाई होना होगा। इसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसके बाद आपका चिकित्सीय जांच किया जाएगा। चिकित्सीय जांच में जो मेघानुसार आरक्षण कोटिवार की संख्या की 3 गुना दिया अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। यानी कि दौड़ाया जाएगा। सपोज कीजिए 5000 का पोस्ट है तो उसमें दौड़ में 15,000 कैंडिडेट को मेडिकल में भेजा जाएगा। ठीक है, लगभग 15,000 के आसपास को किसी मेडिकल में भेजा जाएगा, उसमें आपका मेडिकल किया जाएगा। और अगर उसको कोई चैलेंज करता है मेडिकल का तो एपेक्स मेडिकल बोर्ड का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और उसी के आधार पर चिकित्सीय जांच में जो योग्य होगा उसको लिखित परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति मिलेगा। और लिखित परीक्षा जो होगा दोस्तों OMR बेस्ड पर होगा और अगर अलग अलग डेट में होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, राइट। और लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षा फल जो हो प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। लिखित परीक्षा की बात करते हैं तो देख लीजिए इसमें 2 पेपर होंगे आपका। पहले पेपर में बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिखित वाला पैटर्न समझना। तो देख लीजिए प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी और दोनों ही प्रश्नों के प्रश्न जो होंगे वो 3 अंक के होंगे और सही करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेंगे, गलत करेंगे तो 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी जो कि MCQ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पत्र 1 में आपका रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी या मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक या फिर उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इनमें से किसी एक भाषा को आपको चयन करना है और इसी पर आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका पेपर 1 होगा। ठीक है, पेपर 1 में आपको कम से कम 30% अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। लेकिन दोस्तों याद रहे ये क्वालिफाइंग नहीं होगा। ठीक है, 30% से तो आप क्वालिफाइंग करेंगे लेकिन इससे आपका मेगा सूची में भी इसका जोड़ा जाएगा, वो कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाएगा जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा वो हिंदी भाषा से संबंधित होगा जिसमें आपका 50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि सिर्फ हिंदी भाषा से ही 50 प्रश्न रहेंगे। ये जो 50 प्रश्न रहेंगे ये आपका अनुच्छेद आधारित व्याकरण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होगा। और इसी में जो पार्ट 2 होगा, ठीक है, पेपर 2 में जो पार्ट 2 होगा उसमें से 50 प्रश्न तो हो गए हिंदी के लिए और जो बाकी जो 50 प्रश्न है उसमें से आपका 25 प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान से होगा और 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित रहेगा। परीक्षा की अवधि इसमें 2 घंटा का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा तो और एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक, यानी कुल अंक जो होगा आपको दोस्तों 300
हो जाएगा। परीक्षा का जो स्तर रहेगा वो मैट्रिक स्तर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी पत्रों की परीक्षा, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिया जाएगा। सही करेंगे तो, गलत करेंगे तो 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी। शारीरिक दक्षता की बात करेंगे तो मात्र पुरुषों के लिए सीने की माप किया जाएगा। अभ्यर्थियों का जो शारीरिक माप किया जाएगा वो देख लीजिए इस प्रकार से होगा। जैसे आपको सबसे पहले इसमें दौड़ लगाना है, तो पुरुष वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे वो उनको 10 किलोमीटर की दौड़ लगाने होंगे 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में उनको 10 किलोमीटर दौड़ने होंगे। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना होगा और 30 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है। चिकित्सीय जांच में वो पदाधिकारी के द्वारा चिकित्सीय जांच किया जाएगा जब आप दौड़ लेंगे तो। और जैसा कि मैंने बताया कि ये सब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। वही शारीरिक बनावट में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, कलर ब्लाइंडनेस, पाइल्स, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल, जो भी है ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मुख्य परीक्षा के आधार पर जो मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रश्न पत्र जो होगा, यानी कि जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा उसके प्राप्तांक या फिर नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक के योगफल के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। सही है। और मेगा सूची का निर्धारण में यदि इक्वल मार्क्स आता है तो उसके लिए एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा, फिर 10वीं पास को दिया जाएगा। इस प्रकार से मेगा सूची का निर्धारण किया जाएगा। अब देखिए पेपर 1 में जो होगा वो आपको इस प्रकार से होगा। फॉर एग्जांपल, आप तो जानते हैं कि 30% अंक लाना आपके लिए मैंडेटरी होगा, यानी कि एकदम अनिवार्य है। ठीक है। पेपर 1 में जो आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, लेकिन उसमें से अगर आप 31 से 40% के बीच अगर आपका प्राप्तांक आता है टोटल, तो आपको 1 अंक जो है वो अतिरिक्त दिया जाएगा पेपर 2 के लिए। पेपर 2 में अगर आपने 85 लाया है तो, और पेपर 1 में अगर आपने 31 to 40% लाया है तो आपका वहाँ हो जाएगा 86, यानी 1 नंबर ऐड हो जाएगा 85 के बाद। उसी तरह से 41 to 50 में आपको 2 अंक मिलेंगे, 51 to 60 के लिए 3 अंक मिलेंगे। इसी तरह से 91 से 100 के बीच में आपको 7 अंक मिलेंगे। तो आप ये जो अंक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप जितना ज़्यादा पेपर 1 में कीजिएगा सही, जितना ज़्यादा परसेंटेज लाइएगा, उसका एक अंक इस रेशियो में प्रत्येक 10% पर पेपर 2 में जुड़ता जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ अगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से अगर स्नातक या डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनको भी इस प्रकार से मिलेगा। अगर उनका रिजल्ट में डिस्टिंक्शन आया हुआ है तो उनको 10 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। 10 मार्क्स मिलेगा एडिशनल। फिर अगर वो फर्स्ट क्लास आए हैं तो 8 मार्क्स मिलेगा, सेकंड क्लास आए हैं तो 6 मार्क्स मिलेंगे, पास क्लास हुए हैं तो 4 अंक उनको मिलेंगे। तो ये सब अलग चीज़ें हैं, मतलब ये जिनको रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से जिनको डिग्री हासिल किए हुए हैं उनके लिए है। ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से अब आता है गृह रक्षा के लिए, सहायक पुलिस के लिए, सहायक पुलिस के लिए। तो जो सहायक पुलिस रह चुके हैं दोस्तों, उनको भी 2% के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए 2% और अधिकतम 10% का उसको अधिमानता देय होगा। यानी कि अगर आपने 1 साल अगर नौकरी किया है तो आपको 2% मिलेंगे, 2 साल किया है तो 4% मिलेंगे। इसी प्रकार अगर आपने 5 साल से अधिक किया है, ठीक है, तो आपको 10% देय होंगे, यानी 5 साल तक तो आपको 10% देय होंगे। 5 साल से अगर अधिक, आपने 7 साल अगर सर्विस किया हुआ है सहायक पुलिस में, तब भी आपको 10% अंक की अधिमानता होगी। ठीक है। कम से कम आपको जो कट ऑफ जो है वो वो जनरल का 40% होना चाहिए, SC ST और महिला के लिए 32% होना चाहिए, BC1 के लिए 34 और BC2 के लिए 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30% और EWS के लिए भी 40%। ये मिनिमम कट ऑफ है। इससे अगर आप कम लाते हैं तो मेगा सूची में आपको शामिल ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आपका दोस्तों झारखंड पुलिस की वैकेंसी की कुछ जानकारी। इससे विशेष जानकारी अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, उससे रिलेटेड आपको जानकारी वीडियो के रूप में दूं। फिलहाल ये आप PDF को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर आप झारखंड पुलिस में जाने के लिए इच्छुक हैं तो ये ये PDF जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर आपका वैकेंसी का क्लियर कर पाएंगे, आप वैकेंसी को निकाल पाएंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत आप लोग को शुभकामना। ठीक है। अब जितनी पोस्ट आई हुई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जितनी पोस्ट आई हुई आप लोग को मेहनत करना है। जो जिस ज़िला से चाहते हैं, जिस
क्षेत्र को, जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं या फिर जिस क्षेत्र से वो भरना चाहते हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरें, तैयारी ज़रूर करें, पहले दौड़ने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, महिला लोगों को मैं कहूँगा कि उनका दौड़ जो है वो आसान नहीं है। जैसे कि उत्पाद सिपाही में आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि उसमें महिलाओं को 40 मिनट का समय मिलता है 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए, लेकिन इसमें 30 ही मिनट का समय मिलता है। तो टफ दौड़ होने वाला है, यानी कि पुरुष जितने 1 घंटे में दौड़ेंगे, बिल्कुल उनका आधा डिस्टेंस महिलाओं को दौड़ना है। तो दौड़ कहीं भी आसान नहीं है, महिलाओं के लिए विशेष करके। ठीक है, पुरुषों के लिए भी आसान नहीं है। हालांकि 10 किलोमीटर का दौड़ ऐसे तो आसानी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ऐसे तो आसानी दौड़ होता है, लेकिन फिर भी जो फिट नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ मुश्किल होने वाली है। तो प्लीज़ दौड़ पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को अपने एजुकेशन पर भी ध्यान देना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वैकेंसी में आप लोग शामिल हो सके और वैकेंसी को सभी क्लियर कर पाएँ। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। शुभकामना करते हैं कि झारखंड सरकार इस वैकेंसी को पूरा करने में, ठीक है, यानी ज्वाइनिंग कराने में सफल हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार से एक नए वीडियो के साथ। तब तक से आप लोग को फिर से धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, थैंक यू।